तो आज हम लोग कौन सा पेपर हम बताए हैं पढ़ने के लिए? सब लोगों को याद है? यस सर। कौन सा पेपर? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। उसका सिलेबस भी तो सब लोग पास होगा। पहले मैंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अंतर्राष्ट्रीय संगठन की मैंने परिभाषा बता दी है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में ऐसे देश सम्मिलित होते हैं जो संधियों द्वारा, विधियों द्वारा एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करते हुए जुड़ाव होता है उनका। उसको हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन का स्वरूप देते हैं। इसकी प्रकृति है, ये बहुत व्यापक प्रकृति होती है। ये सब तरह का वो काम करते हैं जो विश्व शांति के लिए या विश्व समुदाय के सुरक्षा, विकास, शांति, पर्यावरण रक्षा आदि के लिए आवश्यक होता है। सब लोग इसको समझेंगे, तो इसको ध्यान दीजिएगा सब लोग। और इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन और क्षेत्रीय संगठन में अंतर क्या है। जो बेसिक अंतर है उसको हम किस प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। सब लोग इसको जरूर ध्यान देंगे। क्या बेसिक अंतर है? बहुत लोग जानते होंगे। जैसे कि मैंने अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जो परिभाषा बताई है, उस परिभाषा में जो बेसिक अंतर दिखाई देता है, यदि इसमें से कोई छात्रा इस चीज को या छात्र इस चीज को समझ पाया तो हमको बताए क्या बेसिक अंतर दिखाई देता है। किसी को समझ में आ रहा है इस चीज को? बेसिक अंतर क्या दिखाई देता है? करुणा, बताओ। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और क्षेत्रीय संगठन में क्या बेसिक अंतर दिखाई देता है? मैंने अभी भी अंत बताया है। हम्म। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में वो होता है जो एक दो या दो से अधिक राष्ट्र रहते हैं, उसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन उसमें अपना कार्य करते हैं। और क्षेत्रीय में होता है जो क्षेत्र एक देश का ही रहता है, उसको एक क्षेत्रीय संगठन कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसमें देखो, यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो गई। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मतलब यह है कि एक या दो देश के अलावा जब तक इनकी संख्या लगभग 100 से ऊपर न चली जाए, ठीक है, जी। जी। बहुत से ज्यादा, अधिक से अधिकतम संख्या ना हो जाए जो पूरे देश, जैसे कि डब्ल्यूटीओ में, उस दिन कल मैंने बताया होगा डब्ल्यूटीओ में कितनी सदस्य संख्या है। उसी हिसाब से संयुक्त राष्ट्र की सदस्य संख्या 193 है। हम्म। डब्ल्यूटीओ की सदस्य संख्या जो है 160 के ऊपर है। तो ये ऐसे सदस्य, या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की सदस्य संख्या कितनी है, ऐसे ऐसे संगठनों की जो सदस्य संख्या अधिकतम होगी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। और जो किसी क्षेत्र विशेष के लिए बनाया जाएगा, क्षेत्र विशेष, जैसे कि दक्षिणी एशिया के लिए, यूरोप के लिए, अफ्रीका के लिए, लैटिन अमेरिका के लिए, साउथ ईस्ट एशिया के लिए, ठीक है, रसिया के लिए, सब समझने की कोशिश करो, ठीक है, या दक्षिणी अफ्रीका के अगल बगल देश के लिए। तो इस प्रकार से जो संगठन बनेंगे वो क्षेत्रीय संगठन कहलाएंगे, क्योंकि ये विशेष क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे और विशेष क्षेत्र के बारे में जानकारी जो है हमको प्राप्त होगी कि ये क्या कर रहे हैं, इनकी राजनीति क्या है, इनके वाणिज्य क्या है, व्यापार क्या है, इनके आपस में समझौते और संधियां क्या हैं। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वैश्विक संगठन होगा, इसमें अधिकतम देश होंगे और इस ये भी संधियों और जो जो भी संगठन के प्रावधान हैं या जो भी प्रोविजन है या जो भी लीगैलिटी है उससे जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, क्षेत्रीय संगठन में यह अंतर आता है। और इसके कार्य क्या है? अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन को हम इसके कार्यों को हम कैसे समझ सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संगठन के क्या कार्य होते हैं, सब लोग इसको जानने का प्रयास करें। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्या कार्य है? संगठन का कार्य है कि वैश्विक स्तर पर एक ऐसे संस्था का निर्माण करना या ऐसे संस्था के तहत पूरे वैश्विक स्तर के जो सिस्टम है, प्रणाली है, उसको इस प्रकार से चलाना कि ताकि विश्व स्तर पर समानता भी दिखे, आर्थिक समानता भी दिखे, संप्रभुता हो। संप्रभुता वो आर्थिक संप्रभुता भी हो सकती है, वह संप्रभुता राजनीतिक संप्रभुता तो होगी ही। और साथ में जो संधियां और सहमति आपस में बनी है उसका एक दूसरे से सम्मान करते हुए, एक दूसरे देशों का सम्मान करते हुए सभी लोग उस संगठन से जुड़े रहें। यही इसका मुख्य उद्देश्य भी है, इसका मुख्य कार्य भी है। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र का क्या कार्य है, यूनाइटेड नेशन का क्या कार्य है? यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे कार्य हैं, विश्व में होते हैं। जैसे कि कहीं विश्व में लड़ाई झगड़ा चल रहा है या कोई प्राकृतिक आपदा आई हुई है, तो उसमें भी संयुक्त राष्ट्र अपनी भूमिका निभाता है। और चूंकि उसके सदस्य देश इसके प्रावधानों से बंधे हुए हैं, इसलिए सदस्य देश उसमें सहयोग करते हैं
तभी विश्व में शांति, विश्व में सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। तो इसका ये मुख्य कार्य होता है, सब लोग इसको समझने का प्रयास करें, यही इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, तो सब लोग समझ गए होंगे, मैंने बता दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन यूनाइटेड नेशन है, WTO है, ठीक, ये सब है। और क्षेत्रीय स्तर के संगठन यूरोपियन यूनियन है, नेटो है, आसियान है, अफ्रीकन यूनियन है, ये सब जो है क्षेत्रीय स्तर के हैं, क्योंकि क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्षेत्र, अपने क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य और समझौतों को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्यों लोग इससे जुड़ते हैं, संगठनों से क्यों लोग जुड़ते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। संगठनों से इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि इसमें आर्थिक, सबकी आर्थिक हित जो है इससे सुरक्षित रहता है। संगठनों से लोग इसलिए जुड़ते हैं कि सबका आर्थिक इसलिए सुरक्षित रहता है। जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इससे लोग जुड़े हैं क्योंकि उन सभी देशों की आर्थिक जो हित है या हित है या आर्थिक व्यापार वाणिज्य जो भी उससे संबंधित है अर्थव्यवस्था से, वो सबका हित इसमें साध लिया जाता है, इसीलिए लोग इससे जुड़ते हैं। राजनीतिक कारक भी होते हैं। राजनीतिक कारक इसलिए होते हैं कि कोई देश किसी देश से खतरा महसूस करता है तो संगठन में जुड़ना चाहता है, तो क्षेत्रीय संगठन में ये सब चीजें आम बात में आती हैं। सुरक्षा के लिए युद्ध रोकी जाएगी और शांति व्यवस्था बहाल होगी। लेकिन रूस के फिनलैंड पर आक्रमण करने से 1935-36 में रूस को लीग ऑफ नेशंस की सदस्यता से त्याग पत्र देना पड़ा। तो इस प्रकार से होता है कि क्यों कोई देश हट भी सकता है, तो बिल्कुल हट सकता है। ठीक है, अपनी सदस्यता वापस भी ले सकता है, ये कोई बाधा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके जो प्रावधान है इससे लोग जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये सब समझेंगे। और सबसे बड़ा उद्देश्य इसका यही कि विश्व स्तर पर शांति स्थापित हो। शांति मतलब इंटरनेशनल पीस बना रहे, इसीलिए लीग ऑफ नेशंस का जन्म हुआ जो 1946 में पूरी तरीके से समाप्त हुआ। और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र का निर्माण हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जिसकी स्थापना 1945 24 अक्टूबर से ये अस्तित्व में आया। लेकिन इसका जो हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया थी, लोग 26 जून 1945 से ही लोग इससे सभी देश इससे जुड़ना शुरू हो गए थे। ठीक है, तो ये चीज हो गया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है क्या, सब लोग इसको समझेंगे। ठीक, और अब हम बात करते हैं कि इसमें आगे आते हैं, तो इसमें बात आता है लीग ऑफ नेशंस, सेकेंड यूनिट में है लीग ऑफ नेशंस, जिसको सब लोग लिख लीजिए, जिसको राष्ट्र संघ बोला जाता है। ठीक, राष्ट्र संघ बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन राष्ट्र संघ बोला जाता है, लीग ऑफ नेशंस को राष्ट्रों का संघ। लीग, लीग मतलब क्या होता है, लीग का मतलब ये होता है कि कुछ ग्रुप या समूह आपस में जब भागीदारी करें तो उससे एक चीज निकल के आती है, वो होता है राष्ट्र संघ। तो इस प्रकार से लीग ऑफ नेशंस का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होता है। इसका भी उद्देश्य यही रहता है कि विश्व स्तर पर शांति हो, विश्व स्तर पर युद्ध रोके जाएं। लेकिन ये कहीं ना कहीं अपने दिशा में कामयाब नहीं हो पाता है, इसलिए लीग ऑफ नेशंस का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होता रहता है। और यह समापन इसका 1946 में पूरी तरीके से हो जाता है। तो सब लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या था, राष्ट्र संघ क्यों विघटन हुआ और उसके जगह पे नया संघ का निर्माण क्यों हुआ, सब लोग इसको जानेंगे। तो ये 1919 में इसकी शुरुआत होती है राष्ट्र संघ की, जिसको लीग ऑफ नेशंस बोला जाता है। और इसकी स्थापना पूरी तरीके से 1920 में होती है। और इसका मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और शांति, पीस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड पीस को कंटिन्यू रखना था। और राष्ट्र संघ का अपना एक कोवेनेंट था, COVENANT कोवेनेंट था, जिसको संविदा बोला जाता है। इसमें 26 धाराएं थी। और सबसे शुरुआत में इसमें लगभग 19-20 देश जुड़े। उसके बाद जब इसका पहला सम्मेलन हुआ तो 40 से ज्यादा देश थे। और मैक्सिमम इसकी देश की संख्या जो गई है इससे जुड़ने की, वह संख्या लगभग 50-60 तक जा चुकी थी। लेकिन ये धीरे धीरे, चूंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया, इसलिए लीग ऑफ नेशंस अथवा राष्ट्र संघ का धीरे धीरे विलय हो गया, विघटन हो गया। मतलब विलय क्या हो गया, खत्म ही हो गया, समाप्त हो गया, विघटन हो गया। ठीक है, तो सब लोग इसको जानेंगे। और इसका मुख्यालय कहाँ था लीग ऑफ नेशंस का, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में था। कहाँ था, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में था, GENEVA, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में था। और राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो यूनाइटेड नेशन जिसको बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय, सब लोग इसको ध्यान रख दीजिएगा, लीग ऑफ नेशंस को राष्ट्र संघ बोलते हैं
और यूनाइटेड नेशन को संयुक्त राष्ट्र बोलते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय मुझे लगता है बहुत लोगों को पता होगा, यदि कोई न्यूयॉर्क। हाँ, न्यूयॉर्क में है ना। न्यूयॉर्क में कहाँ पे है? यूएस, यूनाइटेड वो स्टेट ऑफ अमेरिका। वो तो हम समझ गए, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है, लेकिन किस जिले में है, कोई बता सकता है? वेलिंगटन। नहीं भाई, हाँ तुम सही जा रही हो। तुम उस तरह का शब्द सुनी हो इसलिए उसको बता रही हो। चलो बताओ, फिर से बताओ। वाशिंगटन डीसी कहाँ पे है? वो तो अमेरिका की राजधानी है सर। तो अमेरिका की राजधानी तो वही न्यूयॉर्क के बगल में, वाशिंगटन डीसी के बगल में ही तो इसका कार्यालय है। हाँ सर। मैनहट्टन से। हाँ, मैनहट्टन वही है सब एरिया। मैनहट्टन व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र है अमेरिका का, समुद्र के किनारे। और जो वाशिंगटन डीसी है वो पूरा जिला है, न्यूयॉर्क उसी के अधीन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय इसलिए वहां खोला गया क्योंकि अमेरिका जो है उस समय द्वितीय विश्व युद्ध में 1943 तक द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित पूरी तरीके से नहीं था, जब तक 1941 में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण नहीं कर दिया था। सब लोग ध्यान रखेंगे कि अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित तभी हुआ जब अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जापानियों द्वारा हमला कर दिया गया। तो उसी से नाराज होकर अमेरिका ने अपने परमाणु बम का प्रयोग 1945 में जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पे किया था। तो ये तो बात हो गई आगे की, लेकिन लीग ऑफ नेशंस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा था, सब लोग इसको ध्यान रखेंगे। और इसका मुख्य उद्देश्य ये भी था कि सामूहिक सुरक्षा किस प्रकार से बनाई जाए। सामूहिक सुरक्षा सब लोग पढ़े होंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, कि किस प्रकार से समूह में यदि एक देश के ऊपर कोई हमला होता है, दूसरा देश करता है, तो जिसके ऊपर हमला हो रहा है वो 4-5 देशों के माध्यम से अपने हमले को रोकने में सक्षम हो सकता है। इसी को सामूहिक सुरक्षा, समूह में सुरक्षा, सामूहिक सुरक्षा बोलते हैं। और इसका एक उद्देश्य ये भी था कि किस प्रकार से जो शस्त्र अस्त्र उस समय प्रथम विश्व युद्ध में बने थे, प्रयोग हुए थे, जिसमें भारी मात्रा में रक्तपात या भारी मात्रा में लोगों को मारा गया, उस हथियारों की कटौती की जाए और आपस में निगोशिएशन हो, वार्ताएं हो, पंच निर्णय हो, इस आधार पर विश्व में शांति बनाए रखी जाए, ये इसका उद्देश्य था। तो इसका जो पहला संविदा था, संविदा भी बोलते हैं कोवेनेंट को, ये साइन हुआ 28 जून 1919 में, पहले भाग का इसका जो है साइन हुआ। और इसका क्यों साइन हुआ? क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साइल, यानी कि वर्साई की जो संधि थी, वर्साई एक जगह था फ्रांस में, उसमें जो संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, इसीलिए इसको माना जाता है कि लीग ऑफ नेशंस का पहला हस्ताक्षर वर्साई में फ्रांस में हुआ था, जिसमें जर्मनी और अन्य देश के लोग मिलकर के हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, और यह लागू हुआ 10 जनवरी 1920 को। और ऑस्ट्रेलिया भी इससे जुड़ा। ठीक है, तो इसकी पहली बैठक 16 जनवरी 1920 को होती है। और इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो है, चूंकि विड्रो विल्सन की ये एक अवधारणा थी राष्ट्र संघ के निर्माण की, लीग ऑफ नेशंस की, तो इसके लिए विड्रो विल्सन को जो है अमेरिका के राष्ट्रपति रहे 1921 तक, तो इनको जो है क्या मिला, विश्व शांति पुरस्कार भी, नोबेल प्राइज भी मिला। इनको वुडरो विल्सन को, थॉमस वुडरो विल्सन को जो है विश्व शांति का पुरस्कार भी मिला नोबेल द्वारा। नोबेल प्राइज क्यों दिया जाता है सब लोग जानते ही होंगे, जो विश्व में उल्लेखनीय स्तर का कार्य करते हैं। और कोई ये बता सकता है कि ये किसके नाम पे था नोबेल पीस प्राइज? अल्फ्रेड नोबेल। हाँ बहुत सही, कौन लड़की बोली है, क्या नाम है, कौन बताया था? हाँ, हम तो देख नहीं पाए कौन, सोनम चौधरी बताई हो। चलो बहुत अच्छा, ठीक है, म्यूट कर लो। और बहुत अच्छा तुमने बताया। तो किस प्रकार से जो है विश्व शांति स्थापित करने में वुडरो विल्सन की जो भूमिका रही, उसके चलते उनको पुरस्कार भी मिला। लेकिन ये ज्यादा दिन चल नहीं पाया विश्व शांति, क्योंकि देशों के अंदर, खासतौर से यूरोप में सुगबुगाहट हमेशा रही। और एक दूसरे देश के सीमाओं का सम्मान यूरोप में बहुत कम हुआ उस समय। और जर्मनी ज्यादा ही कुछ जो है अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था। जर्मनी, इटली, जापान, ये एक्सिस ऑफ पावर थे, मतलब धुरी शक्तियां जिसको कहते हैं, जो पूरे विश्व में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर रहे थे उस समय, खास तौर से प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद। जर्मनी, इटली, जापान, एक्सिस। ठीक।
और मित्र राष्ट्र कौन कौन थे? अमेरिका, ब्रिटेन और उसके साथी देश मित्र राष्ट्र थे जो इस हमले को रोकते थे। तो ये चीज समझना होगा। तो आ, अब इसमें यह है कि इसका उद्देश्य तो सब लोग जान गए, आर्थिक सुरक्षा नहीं, शांति और सुरक्षा की भावना थी। और शांति और सुरक्षा यदि विश्व में होगी तो शायद युद्ध ना होता, लेकिन ये ज्यादा दिन चल नहीं पाया और कहीं ना कहीं इसका जो है धीरे धीरे क्षरण होने लगा या धीरे धीरे इसका डिक्लाइन होने लगा। उसका मुख्य कारण था जो भी इसमें हस्ताक्षर करने वाले देश थे, कोवेनेंट जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल यानी कि वर्साई की संधि पे जिन्होंने भी हस्ताक्षर किया, उन सब ने, उन ज्यादातर अधिकतर देशों ने या तो सदस्यता वापस ले ली, या तो छोड़ दिए, या तो युद्ध में सम्मिलित हो गए, या तो अपने हथियारों में कटौती ना करके हथियार का निर्माण करना शुरू कर दिया। इसलिए ये पूरी तरीके से अपने मिशन में फेल हो गया। और मिशन में फेल होने से क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला और द्वितीय विश्व युद्ध के चलते लीग ऑफ नेशन का अस्तित्व लगभग पूरा का पूरा समाप्त हो गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि लीग ऑफ नेशंस के समाप्त होने से विश्व में या क्षीण होने से विश्व में अराजकता फैली और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। और द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता इसी बात से देखी जा सकती है कि अमेरिका ने परमाणु बम जो जापान पे गिराया, उसके चलते जो एक मनुष्य के लिए जो खतरा उत्पन्न हो गया हमेशा के लिए, वो आज तक बना हुआ है। क्योंकि 1945 के बाद आज तक कहीं परमाणु बम नहीं गिराया गया है, ना परमाणु युद्ध हुआ। लेकिन जो 1945 में हुआ, उसके भयावहता को देखते हुए, उसके डर को देखते हुए विश्व के सभी देश संयुक्त राष्ट्र से जुड़े हुए हैं, यूनाइटेड नेशन से जुड़े हुए हैं। और उनकी यही कोशिश है कि भविष्य में कहीं परमाणु हमला ना हो किसी देश पर। और किसी देश पर यदि ऐसा हमला होता है तो पूरे देश, अन्य देश मिल करके सामूहिक सुरक्षा के रूप में हमला करने वाले देश को रोकने का प्रयास करेंगे। ये भी कल मैंने बताया था, शायद सामूहिक सुरक्षा की बात है, या नहीं बताया होगा तो सब लोग जान लीजिए। सामूहिक सुरक्षा में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर 39 से 51 तक इसका उल्लेख है सामूहिक सुरक्षा का। और इसमें लीग ऑफ नेशंस में अनुच्छेद या आर्टिकल संख्या 11 से 16 तक इसका उल्लेख है सामूहिक सुरक्षा का, जिसका कोई मतलब नहीं। जो वर्तमान में है संयुक्त राष्ट्र, उसका जानिए 39 से 51 तक, 39 to 51 तक सामूहिक सुरक्षा का उल्लेख है। तो ये बहुत बड़ी बात है। युद्ध रोकने में कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र की भूमिका आज तक ऐसी रही है कि युद्ध रुके हैं। उसका कारण ये था कि कुछ देशों के पास वीटो पावर है, कुछ देशों के पास नहीं है, और उस वीटो पावर का लोग सोच समझ के अब तक जो प्रयोग हुआ है ज्यादातर मायनों में ठीक ठाक हुआ है। तो इस प्रकार समझने का प्रयास करें तो जो लीग ऑफ नेशंस है उसका यही था कि उसको क्या सभी देश उसकी बातें मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो लगभग सारे देशों ने मानने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ऐसे भी देश थे जो इसको तोड़ने में लगे हुए थे, जर्मनी खास तौर से, और जापान, इटली, रूस भी फिनलैंड पे हमला कर दिया, जैसा कि मैंने शुरू में बताया 1935 में, इसलिए अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है इसका विघटन शुरू हुआ और ये पूरी तरीके से 1946 में इसके जितने भी ऑफिस से सब ट्रांसफर हो गए यूनाइटेड नेशन में, इसलिए पूरी तरीके से इसको बंद कर दिया गया। तो इसकी आर्थिक नीतियां भी नहीं लीग ऑफ नेशंस की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से टैक्स लगाए जाएंगे इस पर भी चर्चा हुई। और इसके चर्चा होने से ये हुआ कि जो व्यापार है, जो आपस में जो मुक्त व्यापार है, और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का प्रवाह है, और जो विश्व स्तर का जो आर्थिक विकास है, वो इससे एक फायदा मिला कि उस समय शुरुआत हो गई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार विकसित करने की शुरुआत हो गई थी, जो जिसका फायदा यह हुआ कि 1945 के बाद इसको और मजबूती मिली। ये कुछ चीजें हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति, विश्व व्यापार और ये सब चीजें, जिससे इसको लाभ हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने मिशन में फेल रहा, क्योंकि जब द्वितीय विश्व की शुरुआत हो गई तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था शांति बनाए रखना, वो अपने आप जो है अपने आप में फेल हुआ, अपने आप में जो है खत्म हो गया। तो यूनाइटेड नेशन के बनने से या अमेरिका के लीग में न जुड़ने से इससे ये निकल करके आया कि कहीं ना कहीं लीग में वो शक्ति नहीं है कि इसको जो है हम आगे चला सके।
तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसका निर्माण होता है यूनाइटेड नेशन का। सब लोग को समझ में आ रहा होगा। सामूहिक सुरक्षा की बात भी मैंने बताई इसमें, और इसमें डिसआर्मामेंट है, ठीक। और इसका पतन की शुरुआत जो है लीग ऑफ नेशंस की, वो होती है कि जब यूरोप युद्ध में अपने आप को पूरी तरीके से अपने आप को ढकेल लेता है या पूरी तरीके से उसमें कूद पड़ता है, तब जो है सेक्रेटरी जनरल का जो शक्तियां हैं वो छीड़ हो जाती हैं, और इसको जो भी युद्ध को रोकने में नाकाम रहते हैं। तो ये सब शुरुआत जो है 30 सितंबर 1938 से 14 दिसंबर 1939 तक ये देखने को मिलता है कि जो शक्तियां हैं इसकी दिन पर दिन लीग ऑफ नेशन की शक्तियां जो है छीड़ होती चली जाती हैं। तो और 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस समय 43 में तेहरान सब लोग जानते होंगे ईरान में है। तो ईरान में एक सम्मेलन हुआ जिसमें सभी देशों ने जो भी शांति व्यवस्था चाहते थे, उन्होंने कहा कि लीग की जगह पे नए संगठन का निर्माण किया जाए और जिसका नाम रखा जाए यूनाइटेड नेशन। तो बहुत लोग इस पर सहमति जताए, और वही 24 अक्टूबर 1945 को आज भी हमारे समक्ष वो दिखाई देता है। तो इस प्रकार से लीग ऑफ नेशन सब लोग पढ़ लेंगे, पुस्तक में मिल जाएगा कहीं। अब हम लोग आते हैं यूनाइटेड नेशंस। ये तीसरा यूनिट है, यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। यूनाइटेड नेशन क्या है, मैंने बार बार अपने इस लेक्चर में बार बार ये नाम लिया है। यूनाइटेड नेशन ऐसे देशों का समूह है जो शांति चाहते हैं। इसका भी उद्देश्य वही है जो लीग ऑफ नेशंस का था, लेकिन लीग ऑफ नेशंस समाप्त हो गया, लेकिन ये आज तक बना हुआ है, अभी तक बना हुआ है। तो ये भी सरकारी अंतर सरकारी का मतलब अंतरदेशीय का मतलब जैसे भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, जापान, कोरिया, जितने भी देश हैं, करीब करीब 50 देश ऐसे होंगे जिनकी सहमति थी। उसमें भारत तो ब्रिटेन का गुलाम था, लेकिन जिनकी सहमति थी कि तेहरान कॉन्फ्रेंस में, जो मैंने अभी बताया 1943 में, कि एक बॉडी का निर्माण हो। तो इस प्रकार से इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क सिटी में है, वाशिंगटन डीसी में है, सब लोग इसको जानते होंगे। और इसमें जो अन्य ऑफिस भी है इसका यूनाइटेड नेशन का, वो जेनेवा में है, नैरोबी में है, केन्या में भी यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, नीदरलैंड की राजधानी द हेग में भी इसका ऑफिस है। द हेग में कौन सा ऑफिस है, कोई बता सकता है? कल ही मैंने बताया था, कोई भी बताए। यूनाइटेड नेशन का जो एक संस्था है, एजेंसी है या एक संस्था है, उसका मुख्यालय द हेग में है, हेग में है। कोई बता सकता है उस संस्था का नाम क्या है? कल ही मैंने पढ़ा। हाँ, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। बिल्कुल सही, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नामक संस्था जो है वो हेग, इसका मुख्यालय हेग में है। तो इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र के जितने भी काम होते हैं वो 6 इसके मुख्य अंग हैं, उसके माध्यम से काम होते हैं। सबसे पहला इसका अंग का नाम, यदि कोई पढ़ लेगा तो ठीक है, नोट करना हो नोट कर लो, जनरल असेंबली, जिसको महासभा बोलते हैं। उसके बाद है सुरक्षा परिषद, जिसमें 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, अस्थाई तथा अस्थाई। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है, सचिवालय होता है, और ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो कितने हो गए? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सचिवालय। ठीक है, हुए? कितने हो गए? 5 हुए। और ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है, जिसका कार्य 1994 के बाद बहुत कम हो गया है, लगभग लगभग ये खत्म है। तो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज भी है, इसको हम लोगों को ज्यादा पढ़ना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन से विशिष्ट एजेंसियां हैं, तो हम धीरे धीरे सबको पढ़ेंगे। तो जनरल असेंबली के बारे में हम थोड़ा बहुत बता देते हैं। जनरल असेंबली है क्या? महासभा जिसको बोलते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र के जो महासभा है उसको शॉर्टकट में यूएनजीए बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और इसके 6 जो अंग हैं उसमें से एक प्रमुख अंग है, और इसमें चूंकि सभी सदस्य देश की बैठक इसमें होती रहती है, और अभी वर्तमान में 2025 में इसका जो है 79
का 79वां सत्र जो है इसका जो है पिछले सितंबर में शुरू हुआ और ये अभी तक चल रहा है। तो इस प्रकार से इसमें जो है एक चीज दिखाई देता है कि किस प्रकार से सभी देश मिल करके इसको चलाते हैं। अब इसमें यूनाइटेड नेशन चार्टर भी होता है जिसके माध्यम से ये चलता है, सब लोग जानते हैं। और चार्टर में इसके नियम कानून होते हैं, कैसे क्या होगा कैसे क्या नहीं होगा। इसमें सिक्योरिटी काउंसिल की बात है और सिक्योरिटी काउंसिल में केवल 10 से 15 सदस्य होते हैं जैसा कि मैंने बताया, जिसमें 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट, कुल मिला के 15 होते हैं। और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में सभी सदस्य देश होते हैं जिसमें 193 हैं। ठीक है। ट्रस्टीशिप काउंसिल में आधे से ज्यादा सदस्य उससे जुड़े हुए हैं। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें जज बहुत ज्यादा संख्या में रखे गए हैं। और सेक्रेटरी जनरल एक होता है जो महासभा का, वो क्या होता है कि वो बैठक को बुलाता है, बैठक में किसी को बोलने का मौका देता है। पूरा ऑफिस यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल के माध्यम से चलता है। तो किसी को पता भी होगा कि इस समय वर्तमान में इसका सेक्रेटरी जनरल कौन है, कोई बता सकता है? यूएन का सेक्रेटरी जनरल कौन है वर्तमान में? लेमन याद है क्या सर? आए तो सही बताओ, कब से हैं ये, कौन है तो कब से हैं? डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी गलत सही बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। सर नहीं पता है हाँ नाम अंटान अब्दुल्ला शाहिद। नहीं नहीं, अंटोनियो गुटरेस हैं। टोनियो और गुटेरेस। हाँ ये 17 से हैं, 2017 से हैं। तो इनका मुख्य कार्य क्या है? ऑफिस को चलाना। ये पुर्तगाल के हैं, सब लोग इसको ध्यान रखेंगे, पुर्तगाली हैं। इनका काम है ऑफिस को चलाना, बजट का लेखा जोखा तैयार करवाना, कितना कौन कौन देश बजट दे रहा है, कौन देश इस साल दिया कौन देश नहीं दिया, किसी देश को क्यों नहीं देना है, ये सब इनका कार्य है जो ये करते हैं। तो इस प्रकार से जो है यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली काम करता है। और इसमें वोटिंग होती है, बहस होती है, एजेंडा तय होता है और प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। यही सब इसका कार्य होता है। ठीक है। और यूनाइटेड नेशन को सबसे ज्यादा बजट अमेरिका देता है, सब लोग इसको ध्यान रखेंगे। और भारत भी देता है। अमेरिका कहीं इसका बजट लगभग 16-17% देता है, तो भारत 1% से भी आसपास, उसके आसपास बजट देता है। सब लोग इसको समझने का प्रयास करें। तो अब यूनाइटेड नेशन का जो अगला जो है वो है सुरक्षा परिषद, जो अगला अंग है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, बाकी आप लोग पढ़ते रहेंगे, मिल जाएगा। तो इसमें यूएनएससी जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में, इसमें जो ये मुख्य इसका अंग है, ये बहुत छोटा मोटा अंग नहीं है, मुख्य अंग है। इसमें 5 देश हैं जो परमानेंट कैपेसिटी से रहते हैं। मतलब परमानेंट, परमानेंट का मतलब उनके अपने अधिकार हैं, और वो अधिकार है वीटो का अधिकार, मतलब किसी भी चीज को रोकने का अधिकार। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इससे ये फायदा होता है कि जो 5 इसके परमानेंट सदस्य हैं वो किस प्रकार से पूरे विश्व राजनीति को प्रभावित करते हैं, जानने की जरूरत है। ये पांचों में से कोई भी नो बोलेगा तो नो होगा, और पांचों में से कोई हाँ बोलेगा, पांचों हाँ बोलेंगे तभी हाँ होगा, कोई नो बोलेगा उसमें से तो नो होगा। इसमें 2-3 का रेशियो नहीं चलता है, कोई उसमें से नो बोलेगा तो नो ही माना जाएगा, या तो जब तक पांचों के पांचों हाँ ना बोले। तो इसको क्यों बोलते हैं? बिग 5 भी बोलते हैं, P5 भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें सब लोग जानते होंगे, लगभग लोग पढ़े भी होंगे। इसमें रूस है, अमेरिका है, फ्रांस है, चीन है। ठीक है। और ब्रिटेन है। ये सब इसके जो है सदस्य हैं, जो परमानेंट सदस्य हैं। ठीक। ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, चीन हो गया, अमेरिका हो गया। ठीक है। और इसके सदस्य देश जो इसमें कार्य करते हैं, उनका मुख्य कार्य जो है, किसी भी मुद्दे को, ऐसे मुद्दे जो वास्तव में वैश्विक राजनीति के लिए बहुत जरूरी है उनको हल करना, या कहीं कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिससे विश्व शांति पर प्रभाव पड़ रहा है, तो तुरंत ये एक्शन में आते हैं। और पांचों की बैठक होती है, और पांचों की सहमति से ही कोई चीज लागू हो सकता है। इसमें से किसी एक की असहमति भी उसको कार्यों को रोक सकती है। तो सब लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। और
ज्यादा से ज्यादा जो है इसके जो अधिकार होते हैं वो वीटो का ही अधिकार होता है, वीटो। ठीक है, तो सब लोग इसको जानेंगे और इसको समझेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब वीटो पावर के बारे में ये बता दें कि वीटो पावर जो है इन्हीं के पास होता है, किसी सदस्य के पास नहीं होता है। भारत मांग कर रहा है कि हमको भी वीटो दिया जाए और अन्य देश भी मांग कर रहे हैं, लेकिन वो अब चक्कर यह है कि इन पांचों के पांचों चाहेंगे तभी किसी देश को वीटो मिलेगा। पांचों में से कोई एक नो बोल दिया तो नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल यहाँ की राजनीति यही है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की, कि पांचों का निगेटिव, पांचों का पॉजिटिव, एक का निगेटिव निगेटिव, पांचों का पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये चीजें इसमें समझने की जरूरत है। इसमें सुधारों की मांग हो रही है सुरक्षा परिषद में। सुधारों की मांग हो रही है कि इटली स्पेन को भी जोड़ दिया जाए। पाकिस्तान भारत का विरोध करता है क्योंकि भारत उसमें जाना चाहता है। साउथ कोरिया जापान का विरोध करता है क्योंकि जापान परमानेंट मेंबर बनना चाहता है। कनाडा, कोस्टारिका, ऐसे तमाम देश हैं जो जुड़ना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई इसका विरोध भी कर रहा है। जैसे पाकिस्तान का विरोध, भारत का विरोध पाकिस्तान के माध्यम से हो रहा है। जापान का विरोध साउथ कोरिया के माध्यम से हो रहा है। जर्मनी, स्पेन तथा इटली का विरोध कर रहा है। तो इस सब चीज को समझिए आप लोग कि किस प्रकार से ये पांच परमानेंट जो है उनके वीटो के अधिकार किस प्रकार से पांचों को अभी भी बहुत शक्तिशाली बनाए हुए हैं। तो इसको समझिएगा। अब परमानेंट मेंबर हो गया, अब कुछ नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर जो होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उनका कार्य है छोटे छोटे मुद्दों को हल करना, बजट की देख रेख करना। विश्व में कहीं भी अशांति हो रही है तो उसको शांति बनाए रखने का ये लोग भी प्रयास करते हैं। और ये रोटेशन पे होता है। रोटेशन मतलब कि दो दो तीन तीन साल के लिए होता है और इनका जो है नंबर आता रहता है। तो जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं, ऐसे देश जो 2025 में कुछ हुए जिनकी 2025 में सदस्यता रहेगी, और कुछ ऐसे देश हैं जो 2026 में सदस्यता रहेगी। भारत अभी हाल ही में सदस्यता इसकी नॉन परमानेंट की खत्म हुई है, लेकिन फिर भी भारत का नंबर जल्दी ही आ जाएगा। तो वर्तमान में अल्जीरिया है, डेनमार्क है, ग्रीस है, फ्रेंच गुयाना है, पाकिस्तान है, पनामा है, साउथ कोरिया है, सीरा लियोन है, स्लोवेनिया है, सोमालिया है। इतने सारे जो हैं। अब बताओ, इसमें सोमालिया और सीरा लियोन भी हैं जो अफ्रीका के सबसे गरीब देश हैं। क्योंकि ये क्षेत्र के हिसाब से सबको मौका दिया जाता है नॉन परमानेंट मेंबर बनने का, इसलिए सीरा लियोन जैसे गरीब देश भी नॉन परमानेंट मेंबर है। भारत ऑलरेडी कई बार रह चुका है और कई बार रहा है, पाँच छह बार रहा है। तो इसलिए ये कम से कम चार पांच बार तो रहा ही है। तो इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं कि भारत कभी इसका सदस्य नहीं रहा, लेकिन नॉन परमानेंट रहा। नॉन परमानेंट रहा है भारत यूएन में। तो ये सब चीज आप लोग समझिए। तो अफ्रीका ग्रुप से अफ्रीकन देश आते हैं। ठीक, एशिया पैसिफिक ग्रुप से एशिया के पैसिफिक जो क्षेत्र है उससे आते हैं। लैटिन अमेरिका ग्रुप से लैटिन अमेरिकी देश आते हैं। पश्चिमी यूरोपीय देशों से पश्चिमी यूरोप जिसमें कनाडा भी आता है, ऑस्ट्रेलिया भी है, वो सब भी इसके सदस्य देश जो है बनते रहते हैं। तो इंडिया पहली बार 1972 में भी बना। ठीक, इंडिया 1985 में भी बना है नॉन परमानेंट। और उसके बाद 2023 वो इसमें भी शायद नंबर आया है। सब लोग अपना जान लेंगे कि कब का नंबर आया है, इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। तो एक बार कब हो गया, 1967 68, फिर 72 में, फिर उसके बाद इंडिया 77 में भी बना, तीन बार हो गया, फिर 85 में चार बार हो गया, 92 में पांच बार हो गया। ठीक, और उसके बाद अभी नंबर नहीं, हाँ एक बार 2021 में बना, छह बार हो गया। तो इंडिया जो है छह बार इसको नॉन परमानेंट सदस्यता प्राप्त कर चुका है। अब जल्दी ही इंडिया का नंबर आएगा 2027 28 के बाद। तो नॉन परमानेंट मतलब अस्थाई सदस्यता। सिक्योरिटी काउंसिल में, सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्य जो हैं वो 10 हैं और अस्थाई सदस्य पांच हैं जो मैंने बताया है। पांचों के पास वीटो पावर है और इन लोगों के पास वीटो पावर नहीं है, बस केवल अस्थाई परमानेंट सदस्य के रूप में, नॉन परमानेंट सदस्य के रूप में जो है रहते हैं। ठीक है, ये सब जानने की जो है आप लोग यदि कहीं पाएंगे इंटरनेट वगैरह पर किताब में तो उसको जरूर पढ़िए। ठीक, अब बात आती है, हम लोग आगे बढ़ेंगे
किस प्रकार से यूनाइटेड नेशन में इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक जिसको बोलते हैं, इकोसॉक जो होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इस ये भी 6 जो अंग है उसका एक प्रमुख अंग है। और इसमें जो है क्या होता है कि विश्व स्तर पर आर्थिक तथा सामाजिक समरसता बनाए रखी जाए, विश्व स्तर पर आर्थिक तथा सामाजिक समरसता बनाई जाए। और इसमें वर्तमान में जो इसका मेंबर है ये भी बदलते रहते हैं। वर्तमान में 54 मेंबर हैं इसके, 54 सदस्य हैं। और जनरल असेंबली द्वारा ये सबको मौका दिया जाता है, 3 साल के लिए दिया जाता है। 54 इसके सदस्य देश हैं वर्तमान में, 3 साल के लिए सबको मौका बारी बारी दिया जाता है। भारत भी इसको जो है कई बार सदस्यता ग्रहण किया है। तो इसमें ये है कि जो यूनाइटेड नेशन का जो इकोसाक है, जो सामाजिक आर्थिक सामाजिक सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद है, तो इसमें कई देशों के प्रतिनिधित्व कई बार हुए हैं। और ये भी क्षेत्र के हिसाब से चलता है, लैटिन अमेरिका, ईस्टर्न यूरोप, ठीक, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, वेस्टर्न यूरोप के माध्यम से चलता है। तो वर्तमान में इसके जो सदस्य हैं वो अफ्रीकन स्टेट से हैं, एशिया पैसिफिक से हैं, ईस्टर्न यूरोप से हैं, लैटिन अमेरिका से हैं, वेस्टर्न यूरोप से हैं। अब सब लोग इतना जो मैंने नाम लिया है, अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, ईस्टर्न यूरोपियन, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन या वेस्टर्न यूरोपियन, सब लोग जरूर विश्व का नक्शा भी देखते रहें, वर्ल्ड मैप। और इसमें जो मैंने क्षेत्र का नाम लिया है, इस क्षेत्र को भी उसमें समझने का प्रयास करें। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, संगठन या अंतर्राष्ट्रीय विधि समझने में और आसानी होती है, सब लोग इसको जानेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इसकी प्रकृति है, सिद्धांत है, उसको समझने के लिए सबको विश्व मैप या विश्व मानचित्र देखना, और खासतौर से राजनीतिक मानचित्र या भौगोलिक भी देखना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें भी सुधार की बात चल रही है, इसका सुधार का कोई मतलब नहीं है। और इसका मुख्य कार्य जो है वही है कि आर्थिक और सामाजिक स्तर पर विश्व में ऐसी कमियों को दूर करना जिसमें कहीं ना कहीं विश्व बराबरी, एक देश से दूसरे देश की बराबरी हो नहीं सकती। अब अगला जो इसमें आएगा, हमारा जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा मुझे लगता है आज से 6:15 तक। तो इसमें जो अगला आएगा वो आएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सब लोग इसको जानते ही हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय हेग में है। और इसमें पहले ये 1920 में लीग ऑफ नेशंस के समय भी इसका अस्तित्व था, और जो आज तक बरकरार है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का राष्ट्र संघ में इसका 1920 में अस्तित्व था, जो अभी तक चला आ रहा है। और अभी तक ऐसा माना जाता है कि लगभग 180 केस, केस होता है ना मुकदमा, तो 180 से ज्यादा मुकदमों की सुनवाई अब तक हो चुकी है। और इसका अपना एक विधान है, जिस विधान को सभी जो इसके सदस्य देश हैं उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। और जज जो होते हैं 9 साल के लिए चुने जाते हैं, और 15 जज चुने जाते हैं विश्व के तमाम जगहों से 15 जज चुने जाते हैं। सब लोग इसको जाने। ऐसा नहीं है कि भारत के जज को मौका नहीं मिला, भारत के जज भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज रहे हैं, जापान के भी रहे हैं, अमेरिका के भी रहे हैं। तो सब लोग इसको पढ़ेंगे तो वो मिल जाएगा। तो इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम है कहीं भी अशांति हो रही है, कहीं भी बिना मतलब के नरसंहार हुआ है, कहीं भी एक देश दूसरे देश में कोई सीमाओं का विवाद है, समुद्री जल का कोई विवाद है, नदी कोई एक देश से दूसरे देश में बह के जा रही है, जैसे कल मैंने बताया सिंधु नदी वाला, जिसको भारत सरकार ने पानी रोक रखा है पाकिस्तान में जाने के लिए। ये सब इस प्रकार के जो इस टाइप के विवाद होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लाए जाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसको सोचता है, समझता है, फिर उस पर निर्णय देता है। ठीक है। लेकिन एक चीज ये भी है, बहुत जानने की जरूरत है यहाँ, महत्वपूर्ण ये है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, बहुत ध्यान से सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कोई भी निर्णय होता है, यदि वह निर्णय जो 5 अस्थाई देश हैं जिनके पास वीटो पावर है, यदि वो इसको रोक देते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को, तो कहीं ना कहीं वो रुक जाता है। मतलब न्यायालय हो नहीं, न्यायालय द्वारा न्याय हुआ लेकिन इसको लागू नहीं किया जा सका, क्योंकि 5 देशों में से किसी न किसी ने वीटो लगा दिया। ऐसा ये प्रकरण आया जब निकारागुआ बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका का जब ये केस एक हल हुआ,
जिसमें 1986 का मामला था, जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपना निर्णय दिया, लेकिन अमेरिका ने वीटो पावर के माध्यम से इसको नहीं माना। ठीक है, ये समझने की जरूरत है। और ये जो प्रकरण था, ये 1986 का प्रकरण है। ठीक, तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं यदि वीटो पावर का प्रयोग होता है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों पर भी ये देखा जा रहा है, जो 1986 में हुआ। तो ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका कंपोजिशन मैंने बताया, इसमें 15 जज होते हैं। और अनुच्छेद 3 में ही लिखा हुआ है इसके कि 2 जज ऐसे हो सकते हैं जो एक ही देश से हों, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जज में भिन्नताएं हो। तमाम देशों से लोग, अपने जो विद्वान लोग हैं, जो कानून के जानकार हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून के, वो इसमें आके अपना जजमेंट दें। तो आ, बहुत से जज रहे हैं, दलवीर भंडारी वगैरह रहे हैं, जो भारतीय जज का नाम आता है। तो इस प्रकार से ये होता है। ठीक, तो अब वर्तमान में इसमें जापान के हैं, युगांडा के हैं, ठीक है, फ्रांस के भी हैं, इंडिया के दलवीर भंडारी हैं। चूंकि ये इनका टर्म होगा 2027 में, इनको खत्म मौका मिलेगा 2027 में। और इनको 2012 में नियुक्ति मिली है दलवीर भंडारी को। सब लोग दलवीर भंडारी को जानते रहे। ठीक है, ये इस समय वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जज हैं। और ये क्या थे, दिल्ली हाई कोर्ट में भी जज थे और बम्बई हाई कोर्ट में भी जज बने, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के भी जज रहे पुराने। और इनको मौका मिला तो वहां पे जज बने हुए हैं। ब्राजील के भी हैं, मैक्सिको के भी हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के भी लोग हैं, और रोमानिया के भी हैं, तमाम हैं। ये सब इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा। और एक जज बना था, प्रेसिडेंट बना था, जज ही रहा होगा, नवाज सलाम, जो लेबनान का प्रधानमंत्री बन गया तो उसने इस्तीफा दे दिया। और इसी प्रकार यूजी इवासावा ने भी इस्तीफा दे दिया था, उनको कहीं और मौका मिला। तो इसके बहुत सारे अध्यक्ष भी होते हैं। अध्यक्ष होते हैं, उन्हीं जज में से किसी न किसी को अध्यक्ष चुना जाता है। और इसमें 193 जो है देश, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के देशों की सदस्यता 193 है वर्तमान में, तो आर्टिकल 93 के तहत इसमें एक चर्चा है कि जो भी इसके सदस्य होंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के, वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य होंगे। इस चीज लोग जानते रहे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है अगला सचिवालय। इसका सचिवालय सब लोग जानते होंगे, जहाँ मेन ऑफिस होगा वहीं सचिवालय भी होगा। सब लोग इसको समझ रहे होंगे। और सचिवालय का काम होता है कि किस प्रकार से जो यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसियां हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसियां हैं, उनको किस प्रकार से चलाया जाए, और कैसे जो है इसको हम इसके कार्यों को विश्व स्तर तक ले जाने का काम करें। तो इसके ऑफिस में एग्जीक्यूटिव ऑफिस होता है, सेक्रेटरी जनरल का ऑफिस है, और हाई कमिश्नर का ह्यूमन राइट का ऑफिस होता है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का ऑफिस होता है, ऐसे तमाम लीगल अफेयर्स, ड्रग क्राइम रोकने का। ठीक है, आसमान में, स्पेस में जो भी रॉकेट सैटेलाइट छोड़े जाएंगे उसका भी ऑफिस इन लोगों के पास है। तो तमाम ऐसे हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, छोटे छोटे, सेफ्टी सिक्योरिटी के, इकोनॉमिक सोशल अफेयर्स के। कुछ ऑफिस जिनेवा, नैरोबी, वियना में भी हैं। और क्षेत्रीय ऑफिस भी हैं, जैसे बैंकॉक में है, बेरूत में है, जिनेवा में है, सेंटियागो में है। तो ये भी, ये जो रीजनल ऑफिस हैं वो अर्थव्यवस्था को देखते हैं विश्व स्तर पर। ठीक है, इसमें सेक्रेटरी जनरल मुख्य होता है, मैंने नाम बताया ही है कौन है। और उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी जनरल होते हैं, फिर और सब ऑफिस रैंक के अधिकारी होते हैं। तो इसमें वर्तमान में 40,000 के लगभग कर्मचारी काम करते हैं। और इसमें सभी लोगों को लगभग मौका दिया जाता है कि पूरे विश्व के लगभग 190 193 देशों के जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, वो आकर के इसमें अपना सहयोग प्रदान करें। तो ये सचिवालय हो गया। अब ट्रस्टीशिप काउंसिल की बात कर लिया जाए। ट्रस्टीशिप काउंसिल में है कि जो ट्रस्ट टेरिटरी थी, ट्रस्ट का मतलब जो उपनिवेश के बाद जो छोड़े हुए देश थे, जो यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट टेरिटरीज ऐसे थे, जो लीग ऑफ नेशंस के जो प्रावधान थे उसके द्वारा जो टेरिटरी को
देश घोषित किया गया, तो उसके लिए ट्रस्ट बनाए गए थे। तो वो जो ट्रस्ट थे, वो अब चूंकि ये ट्रस्ट पूरी तरीके से समाप्त किए जा चुके हैं और अब ये अस्तित्व में नहीं है। तो सबसे अंतिम में शायद दक्षिणी अमेरिका था, जो 1994 में आजाद हुआ। उसके बाद कोई आजाद वाला देश उसके बाद नहीं हुआ 1994 के बाद, तो सबसे लास्ट में वही आजाद हुआ। तो इसको देखभाल के लिए इन सब देशों के आजादी के पहले 1994 के पहले बात बता रहे हैं, 1945 तक जो भी था, ब्रिटिश कैमरून था, फ्रेंच कैमरून था, ठीक है, रुवांडा था, उरंडी था, फ्रेंच टोगोलैंड था, ब्रिटिश टोगोलैंड था। इन सब देशों के लिए जो है इन सब देशों के ऊपर अलग अलग देशों का शासन था, तो उनकी टेरिटरी थी, उसको देखने के लिए ये ट्रस्टीशिप काउंसिल, न्यास परिषद बनाया गया था, जो अभी भी काम कर रहा है, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है जितना पहले काम करता था। अब लगभग लगभग इसकी सारी सेवाएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं, क्योंकि अब कोई भी देश ऐसा नहीं बचा जो आजाद ना हो गया हो। हालांकि कुछ भी अभी भी यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया ने किसी किसी जगहों पे कब्जा कर रखा है, तो लोग आजाद हो चुके हैं। और जापान ने भी किसी पे कब्जा कर रखा था। और ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर पैसिफिक आइलैंड था, जो ये भी धीरे धीरे जापान का पूरी तरीके से हिस्सा बना दिया गया। और अब ये फ्री हो गया है 1994 से। तो वही मैं कह रहा हूँ कि 1994 से तमाम देश ऐसे हैं, तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जो ट्रस्टीशिप काउंसिल से मुक्त कर दिए गए हैं। अब कोई बचा बचा नहीं है जनरली, तो इसलिए इसको भी सब लोग पढ़ लेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो सिलेबस में है, तृतीय तीसरे यूनिट में, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, विशिष्ट अभिकरण या विशिष्ट एजेंसियां होती क्या है। विशिष्ट एजेंसियां ऐसी होती हैं जो इसके 6 अंग हैं, उसके अलावा विशिष्ट एजेंसी होती है जो विश्व स्तर पर मानवीय समानता, मानव अधिकार, आर्थिक समानता, पर्यावरणीय सुरक्षा, श्रम सुरक्षा, रिफ्यूजी, रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी, अब तमाम ऐसे चीज देखती है। तो इनका भी काम विश्व स्तर पर विकास तथा शांति बनाए रखना होता है। इसमें भी जो है स्पेशलाइज्ड एजेंसी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जैसे कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज का नाम हम बता रहे हैं, जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। सब लोग इसको जाने, पूछता है कभी कभी कि यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र का जो विशिष्ट एजेंसी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है, सब लोग इसको जाने। ये इटली में है, रोम में, और ये 16 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया। ठीक है, इसके भी सदस्य देश उतने हैं जितने संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं, तो ये सब चीज जानिए। उसके बाद है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये 1947 में बना। ठीक, ये कनाडा में इसका ऑफिस है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, कनाडा में इसका ऑफिस है। उसके बाद है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसका भी मुख्यालय जो है इटली में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। क्योंकि ये लीग ऑफ नेशंस के समय ही बना हुआ था, इसलिए इसका झंडा निशान सब वही उसी समय से चला आ रहा है। और ये यूनाइटेड नेशन में भी इसी को हूबहू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को शामिल कर लिया गया। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, मैरीटाइम का मतलब समुद्र से रिलेटेड जो भी है वो है, और ये 1948 में बनाया गया इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। और इसका भी मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में ही है। नहीं, इसका मुख्यालय लंदन में है, स्विट्जरलैंड में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, सब लोग इसको जाने। और उसके बाद है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, लोग इसका नाम सुने होंगे, आईएमएफ का। आईएमएफ जो है इसका मुख्यालय अमेरिका में ही है, क्योंकि अमेरिका ही इसको डील करता है। आईएमएफ, अभी पाकिस्तान को पैसा दिया गया आईएमएफ के माध्यम से जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो। और इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, जो टेलीफोन, इंटरनेट, अन्य सब चीजों को देखता है। और इसकी स्थापना बहुत पहले हो चुकी थी, लीग ऑफ नेशंस के भी पहले हो चुकी थी, 1865 में हुई थी। तभी तो टेलीफोन वगैरह के जो नंबर, जो कंट्री कोड हैं वो उसी समय से चले आ रहे हैं। तो 1865 में इसका जो है शुरुआत हुआ था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट संस्था है या विशिष्ट अभिकरण है। और उसके बाद यूनेस्को है। यूनेस्को बहुत महत्वपूर्ण है, यूनेस्को के बारे में पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को।
और इसमें जो है सदस्य देश हैं 194 हैं। ठीक है, 193 यूएन के हैं, तो इस 194 इसके हैं। कोई ऐसा देश जरूर है जो अलग से इसमें सम्मिलित हुआ है। और इसका मुख्यालय फ्रांस में है। सब लोग इसको ध्यान रखें। यूनेस्को का जरूर पूछता है कि यूनेस्को का मुख्यालय क्या है, इसका फुल फॉर्म का नाम बताइए। ठीक है, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। बड़ा और इसका बाबू का काम, घर कौन है, उसके बगल में है सिलेंडर वाला? अरे कौन सिलेंडर किसका आ गया, अभी बात मत करो है। ओह, बबिया ओह, खातून। तो इस प्रकार से जो ये कौन सा संगठन हम बता रहे, देखो उसका बात होने लगा तो हम लोग, हाँ, यूनेस्को का मुख्यालय जो है आपका फ्रांस और पेरिस में स्थित है। ठीक है, तो उसके बाद है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पोस्टल यूनियन है, पोस्टल मतलब डाक वाला। चूंकि टेलीकॉम 1865 से शुरू हुआ, तो ये भी डाक विभाग भी 1874 से शुरू हो गया। और इसका मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड में है। सब लोग ध्यान रखेंगे, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूपीयू, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के स्विट्जरलैंड के राजधानी, मुझे लगता है स्विट्जरलैंड में ही होगा। और ये बना था 1874 में। तो इसी प्रकार वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, आईबीआरडी है। ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। ये देशों को पैसा देती है कि अपने अंदर ऐसे ऐसे चीजों का निर्माण करिए ताकि देश को विकास की गति मिल जाए। तो आईबीआरडी से भी पैसा मिलता है। ये 1944 में बना, लेकिन इसको एक संस्था के रूप में यूएन ने विशेष संस्था के रूप में मान्यता दे दी है। और ये इसका मुख्यालय अमेरिका में है। आईएमएफ का भी मुख्यालय है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का भी मुख्यालय अमेरिका में है। इसमें लगभग 190 सदस्य देश हैं। इसको भी सब लोग ध्यान रखेंगे, 1944 में निर्मित हुआ। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका भी मुख्यालय जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय। और ये बना 1948 में। उसके बाद है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, बीपो है। ये इसका काम है बौद्धिक संपदा को सुरक्षित रखना। और ये 1967 में बना, नया संगठन है यूएन का। और ये 1967 में बनने के बाद इसका जो मुख्यालय रखा गया वो स्विट्जरलैंड जेनेवा में रखा गया। तो स्विट्जरलैंड में बहुत सारा मुख्यालय है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि मौसम विभाग से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है। ये 1973 में ही बन चुका था। और ये भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्य ऑफिस है। इवेंट टूरिज्म है। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो मैंने बताया स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। और इसका मुख्य काम है कि विशिष्ट कार्यों को विश्व स्तर पर जो है पहुंचाना। ठीक है, अब सब लोग इसको जान लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय संगठन, जो चौथा यूनिट है। क्षेत्रीय संगठन क्या होता है? क्षेत्रीय संगठन वह होता है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया, ऐसे संगठन जिनका क्षेत्र विशेष में इनका प्रभाव होता है। क्षेत्र विशेष के लोग संधियों और सहयोग के माध्यम से हस्ताक्षर करके इससे जुड़े रहते हैं, इसको क्षेत्रीय संगठन कहते हैं। इसकी प्रकृति क्षेत्रीय होती है। क्यों आवश्यकता पड़ती है? क्षेत्रीय स्तर पर तमाम ऐसे चीजें होती हैं जो वैश्विक स्तर पर कोई आवश्यकता जिसकी नहीं होती है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर उसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। इसलिए क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण होता है। तो सबसे बड़े बड़े संगठन कौन से हैं? क्षेत्रीय स्तर के सबसे बड़े संगठनों में नाम लें तो यूरोपियन यूनियन सबसे बड़ा संगठन इसमें माना जाता है। मतलब बड़ा संगठन इसलिए कि ये रुपये पैसे के माध्यम से और संगठनों से काफी बड़ा है। तो इसमें 27 सदस्य देश हैं क्षेत्रीय संगठन के, यूरोपियन यूनियन के। और यूरोपियन यूनियन के जो 27 सदस्य देश हैं उसका नाम आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसमें ब्रिटेन चूंकि इससे अलग हो गया है, इसलिए ब्रिटेन को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन और सदस्य देश हैं। और ये विश्व के 5.5% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन रुपये पैसे मामलों में इनका जो प्रदर्शन है वो बहुत अच्छा है। मतलब कि 6वें नंबर पर है। सब जितने भी 27 देश हैं वो मिल करके जो इकोनॉमी अपने पास रखे हुए हैं वो 6 नंबर की अर्थव्यवस्था के बराबर है। तो इस प्रकार से यूरोपियन यूनियन, और इसका मुख्य कार्य क्या है? यूरोप में आवाजाही, यूरोप का सांस्कृतिक सहयोग, आर्थिक सहयोग, ठीक है, कूटनीतिक सहयोग, ये सब यूरोप के देश आपस में मिलजुल करके करते हैं। इसीलिए इन लोगों ने अपना संगठन बनाया यूरोपियन यूनियन। और वो
विश्व में सबके सामने जो है चल रहा है। और यूरोपियन यूनियन का अपना एक भूमिका है, भागीदारी है, जो हमको समझ में आता है, हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार अफ्रीकन यूनियन है। अफ्रीकन यूनियन में भी कम से कम 55 देश हैं। अफ्रीका के लगभग ज्यादा देश थे इसमें, लेकिन 3-4 को उसमें से हटा दिया गया है, निलंबित कर दिया गया। तो इसमें 55 मेंबर स्टेट हैं। पहले मुझे लगता है 60-60 से ज्यादा थे। तो इसमें जो है इनका भी कार्य अफ्रीका में जो यूनिटी डाइवर्सिटी है या सॉलिडारिटी है उसको बढ़ाने का कार्य करना, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी कि जो आपसी देशीय भागीदारी है उसको बढ़ाने का प्रयास करना, आर्थिक रूप से राजनीतिक रूप से अपने आप को मजबूत करना, अफ्रीकी भाईचारा को बढ़ाना, ठीक, ये सब जो है। और मानवाधिकार को संरक्षित करना, ठीक है, धारणीय विकास को बढ़ाना, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक मुद्दे पर अपने को मुखर करना, ये अफ्रीकन यूनियन के 55 देशों का जो संगठन है वो इसमें जो है कार्य करता है। तो ये हो गया। अब माना हम लोग नाटो की बात करें, ये भी क्षेत्रीय संगठन है, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में, सब लोग जानते होंगे। नाटो में 32 देश हैं और ये 1949 में बना। इसका नाटो का मुख्य जो इसकी प्रकृति है वो है कि सैन्य अलायंस के रूप में, यानी कि सैन्य जो इसका मुख्य कार्य क्षेत्र है, सैनिक आधार पर गतिविधियों के अनुसार जो इसका संगठन का निर्माण हुआ है उसको नाटो बोलते हैं, जिसका मुख्य फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके 32 सदस्य देश हैं। शुरुआत में इसके सदस्य देशों की संख्या कम रही, लेकिन धीरे धीरे जो है 32 हो गई। 30 यूरोप के हैं, 2 नॉर्थ अमेरिकन हैं, ठीक है। 30 यूरोप के देश हैं, 2 जो है अमेरिका के हैं। एक कनाडा हो जाएगा, एक अमेरिका हो जाएगा, 2 उधर के हैं, 30 यूरोप के हैं। तो नाटो में है। और नाटो में शामिल होने के लिए ही तो यूक्रेन और रूस में झगड़ा हो रहा है। यूक्रेन कह रहा था हम नाटो में चले जाएंगे, तो रूस कह रहा नहीं जाने देंगे। इसी बात को लेकर के यूक्रेन और रूस में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, युद्ध हुए। तो ये सब चीजें जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय है, इसको समझिएगा। और नाटो के अपनी सेना होती है। नाटो मिलजुल, अपनी सेना का मतलब इनके संगठन के अपनी सब मिलजुल करके सेना के रूप में एक दूसरे का जो है सामूहिक सुरक्षा के रूप में इकट्ठा होकर के अन्य देश, यदि कोई देश इन लोगों पे हमला करता है तो इनकी सेनाएं मिलजुल करके दूसरे देश का प्रतिकार करेंगी। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इनके पास तमाम प्रकार के आधुनिक हथियार हैं, लड़ाकू विमान है, इनके पास तमाम सबमरीन है, क्योंकि ब्रिटेन के पास अच्छे अच्छे सबमरीन है, तो अमेरिका के पास भी है, फ्रांस के पास अच्छे अच्छे लड़ाकू विमान है। तो इन्होंने नाटो 33 देशों ने, 30-32 देशों ने मिल करके जो अपना संगठन बनाया है, इसका उद्देश्य यही है कि विश्व स्तर पर शांति बनाए रखें और कोई भी देश जो इसमें हमला करता है इन देशों के ऊपर, तो ये मिलजुल करके उस हमले का प्रतिकार करेंगे। क्योंकि नाटो ने वही ईरान इराक नहीं, इराक का जब युद्ध हो रहा था, जब ओसामा बिन लादेन को ढूंढा जा रहा था, या 2001 के बाद अमेरिकी जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था उस पर तालिबानी जो हमला हुआ था, तो उसमें भी नाटो की भूमिका प्रमुख थी, उस तालिबान को सीमित करने की। या इराक में जो युद्ध सद्दाम हुसैन को लेकर के जो युद्ध हो रहा था उसमें भी नाटो की भूमिका बहुत ज्यादा थी। और सीरिया सिविल वार में नाटो ने सिविल वार को जाकर के रोका है। तो तमाम ऐसे काम किए हैं जो ये करता रहता है नाटो। लेकिन इसकी आलोचना भी होती है कि नाटो अब कभी कभी मनमाना कार्य भी करता है, और उस मनमाने कार्य के चलते विश्व में कहीं ना कहीं रूस और चीन को लगता है कि नाटो की जो बढ़त है ये विश्व शांति के लिए खतरा भी है। ये चीन और रूस ऐसा मानता है। ये सब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय है, आप लोग इसको जानिएगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और कौन सा संगठन हो सकता है? आसियान है, सार्क है, इसको भी बता दें। एसोसिएशन ऑफ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी स्थापना 1967 में हुई। इसका मुख्यालय जो है आपका जकार्ता इंडोनेशिया में है। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। और इसमें भी कई देश सम्मिलित हैं, 10 मेंबर हैं, 2 ऑब्जर्वर देश हैं। और इसका भी काम साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में आपसी सहयोग, व्यापार, वाणिज्य, संस्कृति
कूटनीति, राजनीति, पर्यावरणीय सुरक्षा आज को बढ़ाना है। तो ये इसका उद्देश्य है, सब लोग इसको पढ़ लेंगे। ये कॉमन उद्देश्य सभी के, आजकल जितने भी संगठन है सबका कॉमन उद्देश्य है आपसी सहयोग, शांति, सुरक्षा, कूटनीति, व्यापार, वाणिज्य और पर्यावरणीय सुरक्षा। इतना चीज याद कर लो, सब संगठन में जो है आप लोग लिख देंगे तब वो सही मान लिया जाएगा। जितने भी संगठन आजकल चल रहे हैं सबका उद्देश्य यही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की भावना हो, पर्यावरण सुरक्षित किया जाए और विकास की बात हो। ठीक है, और आपसी लेन देन में इकोनॉमिक रूप से या आर्थिक रूप से सभी मजबूत बने। ठीक, तो ये है आसियान। और कभी कभी ASEAN+3, ASEAN+6 की बात होती है, कभी कभी ईस्ट एशियन समिट की बात होती है। ईस्ट एशिया के जितने भी देश हैं, अमेरिका और रूस मिला करके एक बैठक करते हैं जिसे ईस्ट एशिया समिट का नाम दिया जाता है। तो ये जो है आसियान के अलावा जो ईस्ट एशिया के और अमेरिका और न्यूजीलैंड और ये अमेरिका रूस के जो देश मिल बैठ के बात करते हैं उसको हम ईस्ट एशिया समिट बोलते हैं। ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, क्योंकि सिलेबस में नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं। अब आया सार्क। सार्क क्या होता है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क की स्थापना 1985 में हुई, सब लोग जानते ही होंगे। और सार्क स्थापित करने के पीछे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का बहुत बड़ा हाथ है। उनके पहल से साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की स्थापना हुई 1985 में। और ये विश्व का 21% जनसंख्या अपने आप में समेटे हुए है और 5.21% विश्व आर्थिक व्यवस्था को भी अपने आप में समेटे हुए है। इसमें भारत के पड़ोसी देश इसके सदस्य देश हैं, तथा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चीन और यूरोप के बहुत सारे देश इसके ऑब्जर्वर स्टेट हैं। ठीक है, और इसका मुख्यालय मैंने बताया है नेपाल में है, काठमांडू में। और वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 8 है, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका इसके सदस्य देश हैं। और ऑब्जर्वर देशों में ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स हैं जो ऑब्जर्वर हैं। और 8 इसके मेंबर हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं, अफगानिस्तान को मिला के। सब लोग इसको ध्यान रखेंगे सार्क को। और सार्क का भी उद्देश्य है आपसी सहयोग बढ़ावा देना, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देना, पर्यावरण की सुरक्षा और आपसी जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है उसको बढ़ावा देना, टेक्निकल सपोर्ट ये सब बढ़ाना, और आपस में डायलॉग करते रहना हर 2-4 साल पे कि क्या नए मुद्दे हमको उठाने हैं, क्या हल करने हैं। ठीक है, ये सब लोग ध्यान देंगे। अब कोई संगठन इसमें बचता है तो और कौन सा संगठन हो सकता है? SCO हो सकता है, वो भी क्षेत्रीय संगठन है। मार्केसुर जो संगठन है, मार्केसुर स्पेनिश भाषा का शब्द है, पुर्तगीज है। इसमें साउथर्न कॉमन मार्केट की बात है। साउथ के लैटिन अमेरिका के जो साउथ का क्षेत्र है अमेरिका का, वो लैटिन अमेरिका कहलाता है, दक्षिणी अमेरिका कहलाता है। दक्षिणी अमेरिका खासतौर से साउथ अमेरिका, इसमें मर्कोसुर की जो है वो सदस्यता आई है। और ये 1994 से चल रहा है। इसका भी बात है। SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। SCO अपने आप में संघाई क्या है? संघाई सब लोग जानते होंगे। संघाई जो है चीन का हिस्सा है, और चीन के हिस्से के नाते जो इसमें आपसी जो समझौते हैं, जो नीतियां हैं, इसने पूरे विश्व को लगभग अपने आप में समेट लिया है। जिसमें ये चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान द्वारा इसकी स्थापना 2001 में हुई। किसके किसके बीच में? चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के माध्यम से इसकी स्थापना 2020 में हुई। और ये लगभग 24% पूरे विश्व के एरिया को कवर करते हैं, अमेरिका को छोड़ दिया जाए तो। और इनकी जो आर्थिक समृद्धि है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चीन भी बहुत तेजी से विकास कर रहा है, रूस के पास सही है, बहुत सारे यूरोपियन देश है, भारत भी है। और इनका भी मुख्य एजेंडा है पर्यावरणीय सुरक्षा, आपसी व्यापार, सहयोग, कूटनीति, सैनिक सहयोग, यही सब है। और सुरक्षात्मक सहयोग, जिसमें इंटरनेट के माध्यम से आतंकवाद है या हथियारों की
खरीद फरोख्त है उस पर रोक लगाई जाए, मानव व्यापार पे रोक लगाई जाए। ये सब जो है इनका मुख्य उद्देश्य है, ये सीओ का, जो समय समय पर ये अपना लागू करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करेंगे, अब कोई इस तरह संगठन नहीं बचा, अब आगे आएंगे हम इसमें यूनिट 5 में, जिसमें है इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। विश्व शांति में इसका क्या योगदान है। ठीक है, सब लोग जानते हैं विश्व शांति बनाना बहुत जरूरी है। इसी के लिए विश्व के लोग इकट्ठे होकर के तमाम प्रकार के संगठनों का निर्माण कर रखा है, उसमें से यूनाइटेड नेशन बहुत प्रमुख है। और यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र के ही माध्यम से विश्व में शांति सुरक्षा बहाल हो सकती है। तो इसमें संयुक्त राष्ट्र की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और इसमें ये भूमिका निभाने में संयुक्त राष्ट्र में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन, UNPKO, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन, ये जो है यूनाइटेड नेशन के माध्यम से चलाया जाता है। और ये 1950 के बाद से ही चलना शुरू हो गया। जहां जहां विश्व में अशांति इनको दिखाई देती, वहां ये अपना सेना वगैरह जो है भेज करके, अपना संगठन के माध्यम से दूसरे देशों से सेना ले करके वहां भेजा जाता था, और वहां पर शांति बहाल की जाती थी। तो 1960 से 64 के बीच कांगो में सेना को भेजा गया, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग को, जिसमें पीस कीपिंग ऑपरेशन जो करने वाले होते हैं, कांगो में भेजा गया, जिसमें इन्होंने कांगो में शांति व्यवस्था स्थापित की। 1991 से 93 के बीच में कंबोडिया में भेजा गया। कंबोडिया जो थाईलैंड के नीचे है, आप लोग नक्शे में देखेंगे समझ में आएगा। 1993-96 के बीच UNPKO गया, यूनाइटेड मिशन फॉर रवांडा, UNAMIR, यूनाइटेड मिशन फॉर रवांडा, ये रवांडा में भेजा गया 93 से 96 के बीच में, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि रवांडा में जो नरसंहार हो रहा है उसको किस प्रकार से रोका जाए। तो एक जो बहुत बड़ी समस्या थी शांति की रवांडा में, रवांडा अफ्रीका में है, तो उसको रोकने की बात थी। साउथ सूडान, जो नया नया सूडान देश बना, जिस देश का नाम है साउथ सूडान, 2011 में, इसमें भी जो जिनोसाइड हो रहा था, मर्डर हो रहा था, हत्याएं हो रही थी, गृह युद्ध था, उसको रोकने में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई साउथ सूडान में। तो इस प्रकार से तमाम लोग गए हैं, तमाम सेनाओं के लोग उसमें जुड़ते हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है डेमोक्रेसी का निर्माण करना, ठीक है, इलेक्शन में सहायता करना, ठीक, और संस्थाओं का निर्माण करना, ह्यूमन राइट को बचाना, यानी कि मानवीय अधिकारों की रक्षा करना, और जो रिफ्यूजी होता है शरणार्थी, उनको भी सहायता प्रदान करना। ठीक है, शरणार्थी पे हम बाद में बात करेंगे। तो पीस कीपिंग ऑपरेशन कांगो, रवांडा, सियरा लियोन, हैती, ये सब जगह पे आए हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि केवल नरसंहार हो, अशांति हो तभी। UNPKO जब भूकंप वगैरह आता है तो वहां भी इनके सैनिक भेजे जाते हैं। ये बहुत बड़ी चीजें होती हैं जो अब भारत ने भी इसमें योगदान किया है। ये सब लोग जान ले, माना क्वेश्चन आ जाता है उसी में कि भारत के योगदान को बताइए। तो भारत ने 50 से अधिक संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन, यानी यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भारत ने 50 से अधिक पीस कीपिंग ऑपरेशन में लगभग 3 लाख सैनिक के माध्यम से सहायता भेजा है। और ये दुनिया का एक बहुत बड़ा दल है जो भारत भेजता है अपने सेना को, अपने कुछ पुलिस अधिकारियों को, कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन में जा करके दूसरे देशों को सहायता प्रदान करे कि वहां पे शांति, सुरक्षा, प्राकृतिक आपदा से रक्षा इत्यादि की जो है गतिविधियों में सम्मिलित हों। तो भारत के पास लगभग 5-6 हजार जो है शांति सैनिक हैं, जिनको UNPKO में भेजा जाता है। और इस समय वर्तमान में लगभग 9 मिशन चल रहे हैं अफ्रीका और ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया देशों में। उसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका नहीं रही है। उसका कारण यह है विश्व में शांति बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करना, जिससे भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखना, मानवता को समर्थन करना, न्याय का समर्थन करना, ये सब जो है कहीं ना कहीं UNPKO की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जहां भी संघर्ष होते हैं, शांति निर्माण की बात होती है,
और शांति को लागू करने की बात होती है, वहाँ यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन के यूएन के माध्यम से, उनके सदस्यों के माध्यम से इन लोगों को भेजा जाता है। सैनिक होते हैं। ये सैनिक का मुख्य उद्देश्य होता है कि जा करके वहाँ शांति स्थापना करें या प्राकृतिक आपदा से रक्षा करें। क्योंकि इनका हेलमेट ब्लू रंग का होता है, इसलिए ब्लू हेलमेट्स इन लोगों को बोला जाता है, जो इनके सैनिक होते हैं। और इसकी शुरुआत जैसा कि मैंने बताया 1950 के आसपास से ही, 1948 से ही मिडिल ईस्ट का मतलब ईरान इराक के अगल बगल का एरिया, उसमें शांति बहाल की बात थी। द्वितीय विश्व के युद्ध के दौरान जो राजनीतिक तनाव था, उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका नहीं रही, लेकिन द्वितीय विश्व शीत युद्ध की समाप्ति के बाद शांति स्थापना के अभियानों में यूएनपीकेओ का बहुत बड़ा भूमिका रहा है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है संयुक्त जो संघर्षरत क्षेत्र है उसमें शांति तथा स्थिरता बनाए रखना, युद्ध विराम की निगरानी करना और समझौतों को लागू करना, संक्रमण काल के दौरान शांति प्रक्रिया का समर्थन करना, शांतिपूर्ण और स्थिर समाज के निर्माण में सहायता करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसमें बहुराष्ट्रीय बल होते हैं और तटस्थ भूमिका निभाई जाती है, क्योंकि सैनिक किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करते। बहुत सारे देश के इसमें सेनाएं होती हैं। इसमें आपसी सहमति बनती है। सेल्फ डिफेंस, ये आत्मरक्षा के लिए होते हैं, ये नहीं कि दूसरों को गोली मारने के लिए जाते हैं। ये जब शांति स्थापित करते हैं तो दूसरों को गोली नहीं मारते हैं, बल्कि आत्मरक्षा के लिए बल का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया यूएनपीकेओ। अब इसमें आता है रिफ्यूजी। रिफ्यूजी क्या होता है? रिफ्यूजी का मतलब यह है कि ऐसे लोग जो किसी भी देश के सदस्य नहीं हैं, या उनको प्राकृतिक कारणों से या हिंसा से वो लोग अपना देश छोड़ करके कहीं और देश में जाने का प्रयास किए। उन देशों ने, जहां पर भी ये गए, उन देशों ने इनको अपने सीमाओं के अंदर घुसने तो दिया, लेकिन सीमाओं पर ही इनके लिए टेंट आदि की व्यवस्था करके, इनको रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करके इनको रोका। ऐसे लोगों को शरणार्थी बोला जाता है। और शरणार्थी के अपने अधिकार होते हैं जो मानव अधिकार से जुड़े होते हैं, क्योंकि शरणार्थी के लिए 1951 में ही इसके लिए इसका सम्मेलन हो गया था। 1967 में इसके नियम लागू कर दिए गए थे। तब से यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, इसकी स्थापना 1951 से ही हुई है, 1967 से काम कर रहा है। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य है जितने भी शरणार्थी हैं। अब जैसे भारत देश में हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थी, तो ये रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थी बांग्लादेश में हैं। बांग्लादेश के ढाका में बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये बांग्लादेशी नहीं है, ये म्यांमार से भगाए हुए मुस्लिम हैं जो बांग्लादेश में रह रहे हैं। उसी में से 2 4 10 15 जो है भारत में आ गए हैं किसी कारण से, तो उन्हीं को जो भी 100-200 हैं उनको वापस भेजने की बात भारत सरकार बीच बीच में करती है। तो रिफ्यूजी के अपने अधिकार हैं। यदि हम में से कोई भी व्यक्ति भारत से नाराज होकर हम चाहे कि हम श्रीलंका में चले जाएं, किसी तरीके से चीन में चले जाएं, तो ऐसा नहीं है वो देश हमको भगा देगा या हमको फांसी लगा देगा। वो देश हमें रोटी कपड़ा सब कुछ देगा, खाने पीने की चीज देगा, क्योंकि यूएनएचसीआर में वो भी, उन्होंने भी हस्ताक्षर किया है। हमारा हित सुरक्षित रहेगा, लेकिन हम उस देश में ना वोट डाल पाएंगे, ना उस देश में कुछ कर पाएंगे। बस केवल हम जिंदा रहेंगे और अपनी चीजें करते रहेंगे, लेकिन हमारे जो उस देश के नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त होते हैं, कानूनी अधिकार, वो हमको नहीं प्राप्त होंगे। तो ठीक है। तो ये होता है रिफ्यूजी। रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी। शरणार्थी, और शरणार्थी जो होता है वो डरवश या हिंसा से या किसी प्राकृतिक आपदाओं से दूसरे देश में जो है जाके शरण लेता है अपने देश से बाहर, और उसको इतना डर होता है वो वापस नहीं लौटना चाहता है, उसी को हम रिफ्यूजी मानते हैं। तो 1951 में इसकी परिभाषा दी गई और 1967 से ये लागू है। और इनका भी अपना एक, रिफ्यूजी का भी अपना एक कानून है जो 1967 के प्रोटोकॉल से चल रहा है। इसका भी अपना कानून है, इसमें भी बहुत सारे अनुच्छेद हैं। इसकी प्रस्तावना है रिफ्यूजी की, शरणार्थियों की, कि शरणार्थी कैसे रहेंगे, शरणार्थी को कैसे रखा जाएगा। तो यदि कोई शरणार्थी किसी देश में शरण लेता है तो उस देश का कर्तव्य है कि उसको शरण प्रदान करे,
उसको तमाम ऐसी सुविधा दे जिससे वो आदमी जिंदा रह सके। इसलिए जितने भी देश इस पे हस्ताक्षर किए हैं वो शरणार्थी कानून से बंधे हुए हैं। भारत देश में 10 पाकिस्तानी आ जाएं शरण लेने के लिए कि वहां ये दिक्कत हो रही, हमको शरण दे दीजिए, तो भारत उसको नकार नहीं सकता है। पुलिस सुरक्षा में रखेगा, उनको टेंट मुहैया कराएगा, खाना कपड़ा सब कुछ देगा, इन भगा नहीं सकता, क्योंकि रिफ्यूजी कानून से हम लोग सब लोग जितने भी देश उस पर हस्ताक्षर किए हैं सब लोग बंधे हुए हैं। तो इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। ये युद्ध वगैरह में ज्यादा होता है, रिफ्यूजी एक देश से दूसरे देश तक भाग जाते हैं, दूसरे देश में शरण लेते हैं। तो इस प्रकार से रिफ्यूजी का अपना कानून है, एक अपने तौर तरीके हैं, और इससे रिफ्यूजी का सारा काम चलता है। तो रिफ्यूजी को लागू करने वाले बहुत सारे देश हैं। बहुत जगह ऐसी है जहाँ पे तमाम रिफ्यूजी रह रहे हैं, जैसे इराक हो गया, चाड हो गया, सोमालिया हो गया, सूडान हो गया, यहाँ पर भारी मात्रा में रिफ्यूजी रह रहे हैं। और बांग्लादेश में तो लगभग 2 करोड़ रिफ्यूजी रोहिंग्या वाले रह रहे हैं। और पूरे रिफ्यूजी की संख्या, जिसको रिफ्यूजी संगठन ने मान्यता दी है विश्व स्तर पर, वो 2 करोड़ से ज्यादा है। और कहीं कहीं देशों में तो 10 लाख से ऊपर रिफ्यूजी रह रहे हैं। ये सब आप लोगों को जानने की जरूरत है। ये रिफ्यूजी की बात है, जिसमें किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनएचसीआर या संगठन देश काम करते हैं। और विश्व शांति बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन है, क्षेत्रीय स्तर पर अन्य संगठन है, जैसे सार्क ले लिया है। सार्क किस प्रकार से विश्व शांति में सहायता करता है। सार्क में 8 सदस्य हैं, मैंने बताया। तो जो 8 सदस्य हैं वो आतंकवाद को हटाने के लिए, या साइबर सुरक्षा, जो इंटरनेट के माध्यम से हमले होते हैं उससे बचने के लिए, जो अपने लिए क्षेत्रीय संगठन अपने देशों के अंदर सहमति लेंगे या ट्रीटी बनाएंगे, संधियों पे हस्ताक्षर करेंगे, वो क्षेत्रीय संगठन करेंगे। उनका भी उद्देश्य यही होगा कि विश्व में शांति रहे, क्षेत्र में शांति रहे, सहयोग की भावना हो, साइबर सुरक्षा से हमको मुक्ति मिले, नहीं साइबर सुरक्षा बनी रहे, और साइबर हमलों से मुक्ति मिले या आतंकवाद से मुक्ति मिले। ये सभी देश आपसी सहमत करते हैं क्षेत्रीय स्तर पर। तो क्षेत्रीय संगठनों का भी विश्व शांति में सहयोग है। जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन यूनाइटेड नेशन के हैं या नाटो के हैं क्षेत्रीय स्तर पर, या यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन के विश्व स्तर पे है। तो ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया, सभी यूनिट। मुझे लगता है इसमें से अब जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, मैं सबसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि इसमें क्या नहीं समझ में आया, तो उसको पूछ लीजिए आप लोग, ताकि हम लोग विराम दें। और बढ़िया से आप लोग एग्जाम तैयारी करिए। और सभी लोग अपना अपना प्रोजेक्ट टाइटल बना लिए हो तो ग्रुप में डाल दें, और उसको प्रोजेक्ट जल्दी जल्दी बना के तैयार रखें, क्योंकि एग्जाम के बाद वो जमा होगा और उस पर नंबर 100 नंबर है उसको दिया जाएगा। तो किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछो। करुणा राव जग रही है, और जग नहीं रही मतलब कि उसका वीडियो दिख रहा है, नाहिदा है। और कौन है इसमें, नूर सबा, अर्चना पाठक, किसी का, सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लो। जो नहीं समझ में आया सर कितने क्वेश्चन। पेज का प्रोजेक्ट बनाना है? 60 पेज का बनाना है, 50 से 60 पेज का। जैसे फर्स्ट ईयर में बना था, फर्स्ट सेमेस्टर में, वैसे ही बनेगा। और ओके क्वेश्चन सर। क्वेश्चन किसी को पूछना है तो पूछ लो, प्रोजेक्ट वाला तो हम ग्रुप में डाल देंगे। सहीना तराना, बोलो कोई क्वेश्चन पूछना है? कुछ समझ में आया अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कि नहीं समझ में जी आया? सर, तो क्या समझ में आया सर। क्या ऐसी चीज है जो लगे कि कुछ पूछना है, जैसे भारत के दृष्टिकोण से या विश्व के दृष्टिकोण से? अब तो सब लोग इसमें जितने भी हैं सब, मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के जानकार हो चुके होंगे, कि अंतर्राष्ट्रीय चीजों पे मैंने इतनी सारी जानकारी दे दी है। तो सभी लोग लगभग जानते हैं कि विश्व व्यवस्था चलती कैसे है। ये नहीं कि भारत ही सब कुछ कर लेगा या अमेरिका ही सब कुछ कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। विश्व स्तर पर भी कुछ चीजें होती हैं जिसको सभी देश मानने के लिए बाध्य होते हैं। चलो कोई चीज जो है पूछना है तो पूछ लो। अंजलि कुछ कहना चाह रही हो? तो का मुंह डुला रही हो तुम जो है। अंजलि। अर्चना पाठक कलम लेके बैठी हैं, लिखी हो कुछ जैसे ही? बताओ अर्चना पाठक। कलम लेके बैठी हो अर्चना पाठक, कुछ बताओ। सर खुद से अध्ययन करेंगे फिर तो पूछ सकते हैं आपसे बाद में, कॉलेज हाँ, में आके। कॉलेज में आके पूछोगी, वैसे नहीं पूछोगी यहाँ पे अभी आन। फिलहाल फिलहाल अभी नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि उतना अभी नहीं। अब खुद से अध्ययन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा।
नहीं वो तो है, लेकिन आज जो नहीं समझ में आया वो बताओ, क्यों नहीं समझ में आया? खुद से अध्ययन करने फिलहाल के। नहीं, फिलहाल तो समझ में आया जितना आपने बताया, लेकिन उसके अलावा कुछ पूछना हो तो कॉलेज हम्म। में आके पूछ लेंगे। बिल्कुल पूछ सकती हो, और व्हाट्सएप है ही है, उसमें भी, ग्रुप में भी, या अलग से भी कॉलेज में आकर के भी पूछ सकता है। और तो ठीक है, हम लोग खत्म करते हैं, क्योंकि 2-3 दिन से अभी अब कल एमए सेकेंड सेमेस्टर वालों का 2 पेपर है, वो भी कल परसों चलेगा। तो सर हम एग्जाम की संभावनाएं कब तक होंगी? एग्जाम की संभावनाएं हैं कि जून के लास्ट में या जून के बीच में कभी डेट आ सकता है, तो जून के 20 जून के आसपास या 15 जून के बाद जो है उसकी शुरुआत होगी। जी। और कोई चीज? रिसर्च प्रोजेक्ट बनाए हैं, वही दिखाना था एक बार कॉलेज आकर। कौन बनाया? करुणा? करुणा? जी। जी। हाँ, अर्चना कुछ कहना चाह रही, तुम्हारा माइक फंस रहा है। अर्चना, सिग्नल तुम्हारा देखो, खाली ऐसे लग रहा है जैसे। क्या कह रही हो? मैसेज लिख दो, मैसेज, इसमें मैसेज वाला भी सेक्शन नीचे है ना, मैसेज लिख दो तो मेरे शायद तक आ जाएगा। है इसमें। हम्म क्या कह रही हो अर्चना? सर प्रोजेक्ट के लिए बोल रहे थे। क्या? उसका जैसे कि अगर हो जाएगा तो आप चेक करेंगे ना एक बार। हाँ हाँ भाई, देख लेंगे, हमको भेज देना, 60 कॉपी भेज देना, या जो है उसको कॉलेज में देखो। सबसे बड़ी बात है, कॉलेज 31 मई के बाद बंद हो जाएगा, फिर सीधे खुलेगा 7 जुलाई को। जुलाई में खुलेगा, देखे थे सर ये वाला तो वेबसाइट पर कि बंद हो रहा है। कहाँ लिखा सर था कॉलेज वेबसाइट? में आकर के वेबसाइट पे दिखाना। देखे थे कि कॉलेज का ग्रीष्मकालीन छुट्टी हो रहे हैं। हाँ, तो छुट्टी अवकाश। हो जाएगी तो फिर हम लोग मिलेंगे नहीं। तो ऐसा है कि रिसर्च प्रोजेक्ट इस बीच 31 तारीख के पहले लाके दिखा दोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर जुलाई में देखा जाएगा। नहीं तो कोई यदि सॉफ्ट कॉपी उसका बना रखा होगा, पीडीएफ वगैरह, तो मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर, तो हम देख के वापस कर देंगे। ठीक है। ठीक है सर, आज देखते हैं हो जाता है कंप्लीट तो आपको भेजते हैं। ठीक ठीक, तो सबको समझ में आ गया, सभी लोग खुश हैं मुझे लग रहा है। तो हम लोग इसको बंद करते हैं, यूट्यूब का लिंक डाल देंगे, और जो रिकॉर्ड हुआ है उसको भी हम डालने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। हम्म। सर हाँ बोलो। प्रोजेक्ट की 2 कॉपी बनानी होंगी। एक कॉपी, एक प्रति बनेगी। सर पिछली बार एक बनी थी तो आप बोले थे कि इस बार डबल नहीं नहीं बनेगी। नहीं नहीं, इस बार भी एक ही बनेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने वो प्रावधान खत्म कर दिया, अब एक ही बनेगा। ठीक है, ग्रुप में हम अभी डाल देंगे। नीति कब जमा होगा? जमा कर दो सर अगर जब। किसी का टॉपिक मैच कर गया तो। नहीं मैच कर गया कोई दिक्कत नहीं है, अपना बना लो, बस ये फॉर्मेलिटी रखो, जल्दी बना के जमा कर दो बस, मैच कर ओके जाएगा। सर। ठीक है। सर इस बार वाइवा भी तो होगा ना? वाइवा देखो, हाँ होगा, नहीं होगा तो शायद यूनिवर्सिटी वाइवा बंद कर रही है, हो सकता है ना हो। नहीं होगा तो लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें घबराने की जरूरत नहीं। नंबर तो हम ही लोग उसको देखेंगे और उसी को दिया जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। सर चौथे के बारे में कुछ नहीं बताएंगे? का चौथा क्या होता है? सर वो सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट ऑफ अम्बेडकर वाला। वो उनको पढ़ाना है, विनोद बहादुर सिंह को। फिर भी मटेरियल मैंने दिया है, उसी को पढ़ लो, उसमें क्या बताना है? अम्बेडकर जी का थॉट वगैरह वो तो पढ़ लोगे तब भी समझ में आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, बंद किया जाए। जी। ठीक, धन्यवाद। ओके सर, प्रणाम सर। नमस्कार।